वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम सर जी वाली। जी बेटा, ओके। तो ईशल, ये न्यूमेरिकल की क्लास है, उसमें मैं जो है ना आपको लिंक शेयर किया। अच्छा, एक आपकी न्यूमेरिकल की इंशाल्लाह क्लास रेगुलर बेसिस पर दूंगा मैं, और एक आपकी रेगुलर क्लास जो होगी वो अलग से। ठीक है। तो अभी ये न्यूमेरिकल क्लास चल रही है। ठीक है बेटा। अब इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज चैप्टर नंबर 5 के। मैंने न्यूमेरिकल्स कल पढ़ाए थे और उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया। चैप्टर 5 का एक लास्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रह गया था 11। तो चैप्टर 5 और 6 के आज न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। और ये यहाँ पर हम लाइव भी ले रहे हैं और यही रिकॉर्ड हो जाएगा यूट्यूब पर ना, ताकि तो आप तमाम स्टूडेंट्स को बाद में भी पढ़ सकें। तो मैं सारे चैप्टर्स का टारगेट कर रहा हूँ कि सारे चैप्टर्स को न्यूमेरिकल्स करने। अभी इसके बाद एमसीक्यूज का भी एक सिलसिला करना, और फिर इंशाल्लाह आपसे इंडिविजुअली डिस्कशन भी होगी क्लास में। ठीक है ना? ओके। तो अभी बच्चे आना शुरू हो गए क्लास में। कुछ बच्चे आ गए, 2 बच्चे आ गए। यूसरा मौजूद हैं, और असना है आई थिंक, और ईशल है। ठीक है, ओके। तो ठीक है बेटे। मैं जल्दी से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब जूम पे जब आप लाइव करते हैं तो वो 40 मिनट्स के अंदर जो है ना वो 40 मिनट्स के बाद फौरन जो है ना वो आपका कनेक्शन जो होता है वो टाइम लाइन कम होती है इस पर, क्योंकि वो अनपेड है मेरे पास अभी वो। तो खैर, तो सबसे पहला जो सवाल स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, तो देखिएगा बेटा, ये चैप्टर नंबर 5 का वर्क पावर एंड एनर्जी का जो है क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 11 है। वर्क पावर एंड एनर्जी का एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का। ये देखते हैं सबसे पहले तो सवाल में क्या कहा जा रहा है, फिर आगे बात होती है। लेकिन बेटा, सवाल में कहा जा रहा है आपके पास द मोटर, मोटर का जो है ना जिक्र है सवाल में। एक मोटर की बात की जा रही है। वो मोटर क्या कर रही है? पंप कर रही है, खींच रही है पानी। ठीक हो गया। सो द क्वेश्चन इज दैट कि द मोटर पंप। ठीक हो गया। मोटर क्या कर रही है? पंप कर रही है, खींच रही है किसको? पानी को। ये क्या बना रहे हैं जी? तो the motor pumps the water at the rate of 500 gram per minute। 500 ग्राम पर मिनट। तो ये आपके पास यहाँ रेट दिया हुआ है। और ये रेट का मतलब क्या होता है? ये मास अपॉन टाइम। क्योंकि मास अपॉन टाइम है ना, ग्राम मतलब मास और मिनट मतलब टाइम। सो 500 ग्राम पर मिनट। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड मास अपॉन टाइम। और वो मोटर जो पंप करी है वाटर को, वो इस रेट से करी है, 500 ग्राम पर मिनट टू अ हाइट ऑफ। और वो जो हाइट की जो कवरेज है, हाइट। ठीक है। हाइट जो आपके पास मौजूद है, जो कवर्ड हो रही है, वो कितनी मीटर है? 120 मीटर की हाइट कवर्ड हो रही है। नंबर 3, इफ द मोटर इज 50% एफिशिएंट, तो एफिशिएंसी, जो मोटर की कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी कितनी बताई गई है? एफिशिएंसी का सिंबल स्मॉल ई भी होता है और ईटा भी होता है। तो एफिशिएंसी को हमने ई कह दिया, 50%। और हाउ मच इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर इज नीडेड, हाउ मच कहता है, बताएं कितनी इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी, नीड होगी। इनपुट पावर, यानी कि इनपुट पावर कौन सी होती है? तो बताएं, मोटर को चलाने के लिए, पानी की मोटर को चलाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि कुछ पावर मैं इनपुट करूंगा, जब भी तो मोटर चलेगी और पानी नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें मास दिया हुआ है 500 ग्राम। तो हम यहाँ ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे इससे 1000 पर मिनट, और अपॉन में मिनट लिखा होता है। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो जब मैं इसको ओवरऑल कैलकुलेटर पर लिख के सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.00833 kg। सो मास कन्वर्ट हो गया ग्राम से किलोग्राम में, और मिनट किस में कन्वर्ट हो गया? सेकंड में। ठीक है ना? एक तो ये चीज़ हो गई। और हमें रिक्वायर्ड क्या है हमारी? हमें पावर इनपुट कैलकुलेट करनी है। इनपुट पावर मैं कैलकुलेट करूंगा। सवाल ये उठता है कि मैं इनपुट पावर जो है वो कैसे निकालूंगा, वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है ना? तो हम इसको सॉल्व करने लगे। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पावर,
according to the definition of power, बताइए, according to definition of power। तो पावर की डेफिनेशन क्या होती है? पावर किसके बराबर होता है? वर्क अपॉन टाइम। और जब भी कोई वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है तो याद रखिएगा कि वो जो वर्क है वो बराबर किसके होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। जब भी कोई वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है तो वो वर्क किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है? पानी जो वाटर है वो नीचे से कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ जो वर्क हो रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। जब भी कोई वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा तो वो बराबर हो जाएगा किस चीज के? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले पावर आउटपुट की। ओ फॉर आउटपुट। पावर आउटपुट की जगह पर मैं लिखूंगा, वर्क की जगह लिखूंगा mgh अपॉन टाइम। ठीक है जी। तो बताइएगा पावर आउटपुट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये m अपॉन टी को मैं सेपरेट करूँ, ये g को और h को मैं सेपरेट करूँ। पावर आउटपुट इज इक्वल्स टू, मुझे पता है मास अपॉन टाइम। मास और टाइम का रेशियो हमें दिया हुआ है, ये रहा मास और टाइम का रेशियो। मास और टाइम का रेशियो इतना दिया हुआ है भाई, 0.00833 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू जी आपके पास कितनी है? 9.8। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 10 भी ले सकती हैं, तो 10 से कर लें, ठीक है ना? तो 9.8 की जगह पर मैं इसको 10 भी ले सकता हूँ। और हाइट आपके पास कितनी है? 120 मीटर है। तो जब मैं इन सबको ओवरऑल किलोमीटर पे लिख के सॉल्व करता हूँ तो भी हैव एन आंसर ऑफ 9.996 वॉट। 9.996 वॉट ये हमने क्या निकालनी है? पावर निकालनी है आउटपुट। जबकि हमें आउटपुट नहीं दिए निकालना है, हमें कौन सी पावर निकालनी है? पावर इनपुट निकालनी है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर मजीद कैसे करेंगे, ये देखते हैं अभी आपके सामने। सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, पावर आउटपुट निकाल रहे हैं। तो एक फॉर्मूला जो यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्या? एफिशिएंसी। हाँ जी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है क्या? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय एनपुट। तो अगर मैं एफिशिएंसी निकालूंगा तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आउटपुट, पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी कितनी दी हुई थी सवाल में? 50%। पावर आउटपुट की जगह पर इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल लग रहा है। हाँ जी। पावर, भाई स्क्रीन वगैरह सब कुछ शेयर हो रही है ना प्रॉपर मेरी? हाँ। स्क्रीन में तो कोई मसला नहीं आ रहा ना? स्क्रीन शेयर है असना, यशरा, कश्यप, विशल वगैरह सब बता दें, स्क्रीन शेयर हुई। यस सर आ रही ठीक है, हाँ बस ये कंफर्म कर लो मैंने के बाद होगा तो सही होता है। तो आप मुझे बताइएगा कि जो पावर आपके पास है, एफिशिएंसी आपके पास कितने परसेंट थी? 50%। एफिशिएंसी हमारी कितनी परसेंट थी? 50%। ये 50 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है जी। पावर आउटपुट कितनी निकाली हमने? 9.996 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पावर इनपुट हमें निकाल। अच्छा, अब जहन में रखिएगा, क्या जहन में रखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है हमें पावर इनपुट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ये पावर इनपुट यहाँ डिवाइड हो रहा है, मुझे बताएं उधर ठीक है, हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये अरेंज कर लेंगे, 9.996 मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइडेड बाय 50। वापस जो पावर इनपुट आएगा वो आपके पास आएगा 20 वाट। तो ये चैप्टर नंबर 5 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जैक्टली इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने कल नहीं कराया था ऑनलाइन क्लास में, तो आज करा दिया और यूट्यूब के ऊपर डाल चुका हूँ मैं कि अगर कोई बच्चा वहाँ से चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ना चाह रहा है वहाँ से लेके बिल्कुल फ़ौरन से पढ़ ले। यूट्यूब पे पढ़ा हुआ आराम से आपको पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है ना। अब मैं जा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल जो है ये चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स पे जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराएंगे सारे चैप्टर्स पेपर से पहले पहले। चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है ना, थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं सब। फ्लूइड स्टैटिक्स। अब फ्लूइड स्टैटिक्स जो है इसमें पास्कल लॉ के न्यूमेरिकल्स भी हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल भी हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उस पर हम जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है ना, सवाल पढ़ने जा रहे हैं। ओके बेटा, सवाल के अंदर कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोलिक प्रेस है। ठीक है ना, आपके पास क्या है, एक हाइड्रोलिक प्रेस है। और एग्जाम में हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो बताई गई है। हाइड्रोलिक प्रेस एक हाइड्रोलिक मशीन है। आई गेस थ्योरी में पढ़ा था मैंने। ये स्मॉल पिस्टन होता है, ये बस लार्ज पिस्टन। और यहाँ नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड है जो कंप्रेस नहीं होता। ठीक है ना। Okay. तो एक हाइड्रोलिक प्रेस की बात हो रही है ना, हाइड्रोलिक प्रेस ऑफ फोर्स। हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, डेटा बनाती है। जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितने न्यूटन की लगा रहे हैं, 20 इज अप्लाइड टू अ पिस्टन। उस पिस्टन का आपके पास एरिया दिया हुआ है कितना, 0.0 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। द एरिया, हाँ जी, जो आपकी जो अप्लाइड फोर्स है हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर जो अप्लाई की जा रही है फोर्स F1, वो कितनी की जा रही है, 20 न्यूटन। और इस पिस्टन का जो एरिया है वो 0.20 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द अदर पिस्टन, जो अदर पिस्टन है हमारे पास, ठीक है ना, याद रखिएगा ये एरिया वन, A1 क्या होता है, स्मॉल पिस्टन का एरिया होता है। स्मॉल पिस्टन का एरिया है, स्मॉल पिस्टन एरिया A1 से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है जी। एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन A2 कहलाता है। वो आपके पास 2 मीटर स्क्वायर है और हम कहेंगे उसे एरिया ऑफ लार्ज पिस्टन। ये पास्कल लॉ का न्यूमेरिकल। ठीक है जी। व्हाट इज द प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड। वो कह रहा है बताइए कितना प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट करा जाएगा फ्लूइड के ऊपर जब आप प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, स्मॉल पिस्टन के ऊपर, तो फ्लूइड पे कितना प्रेशर ट्रांसफर होगा। तो बताइए अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जितना प्रेशर आप एरिया 1 पे लगाएंगे उतना ही प्रेशर जो है वो एरिया 2 के ऊपर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। क्योंकि जो प्रेशर होता है वो नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड में इक्वली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। जी बेटा, सिग्नल थोड़े से जा रहे हैं आ रहे हैं तो मैंने कहा जरा मालूम कर लूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है, सबके पास कोई मसला तो नहीं हो रहा। हाँ जी। एंड नंबर 2 आपके पास क्या करना है, द फोर्स ऑन द पिस्टन। जो आपके पास एरिया 2 है, ठीक है ना, एरिया 2 के ऊपर जो है वो कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है, तो आपने F2 ही निकालना है। ठीक है ना। दो रिक्वायर्ड है कि बताइए फ्लूइड के ऊपर कितना प्रेशर ट्रांसमिट हुआ, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर अप्लाइड ऑन द पिस्टन ए इज इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द पिस्टन बी। ठीक हो गया। तो प्रेशर ऑन द स्मॉल पिस्टन। ये बेटा स्क्रीन प्रॉपर आ रही है ना, सबके पास कोई मसला तो नहीं है, स्क्रीन आ रही है। यस सर। ठीक है ठीक है ओके। प्रेशर ऑन स्मॉल पिस्टन। स्मॉल पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर है, P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। P1 इज इक्वल टू F1 की जगह लिखेंगे 20 और एरिया 1 की जगह आ जाएगा 0। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो P1 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 100 पास्कल।
तो बताइएगा ये स्टेप नंबर वन अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, मेरा पास्कल लॉ के मुताबिक जितना प्रेशर पिस्टन वन पर होगा वही प्रेशर पिस्टन टू पे क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, तो जितना प्रेशर E1 पर होगा उतना ही प्रेशर जो होगा वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, P2 पे ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग, मैं बात बताऊँ तो बताइएगा। तो सेम एज इट इज, सेम एज इट इज, हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो P1 के ऊपर प्रेशर होगा वही कितना होगा, P2 के ऊपर होगा, देयरफॉर P2 के ऊपर जो प्रेशर होगा वो भी कितना होगा, 100 पास्कल। ठीक है जी। अब हमने क्या करना था, हमने सेकंड पिस्टन के ऊपर फोर्स निकालनी थी F2। ये F2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P2 डिवाइडेड बाय F2 डिवाइडेड बाय P2 मल्टीप्लाई बाय P2 बराबर हो गया F2। तो बताओ, F2 इज इक्वल्स टू P2, P2 की जगह क्या लिखेंगे, 100, और A2 की जगह लिखेंगे 2। तो बताइएगा, तो आपके पास जो F2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन। ठीक हो गया जी। देखिए हमने यहाँ पर ये सवाल सॉल्व किया, यहाँ तक समझ में आ गया, ये सवाल सबको क्लियर हो गया, आसान सा सवाल। अब पास्कल लॉ का अगला सवाल देखो भैया, पास्कल लॉ का अगला सवाल देखो। ठीक है ना, पास्कल लॉ का सवाल वन के बाद किताब में पास्कल लॉ का कौन सा सवाल है, तीसरा सवाल भी पास्कल लॉ का ही है। क्योंकि बेटा सवाल में क्या कहा जा रहा है, स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस हैज एन एरिया, स्मॉल पिस्टन, कुछ स्मॉल पिस्टन है, एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन, जो स्मॉल पिस्टन का एरिया उसको A1 कहते हैं, और वो आपके पास कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है डायरेक्टली मीटर में, पता है सेंटीमीटर पर स्क्वायर है तो डिवाइड बाय, सेंटीमीटर से मीटर जाते हैं डिवाइड बाय 100, लेकिन सेंटीमीटर पर स्क्वायर है तो अगेन मल्टीप्लाई। तो आपके पास ओवरऑल आंसर आएगा स्क्वायर ऑफ सर्कल की एक्सपोनेंशियल -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन निकालना, कन्वर्ट कर दिया। द स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस हैज एन एरिया ऑफ 10.0 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द अप्लाइड फोर्स इज 50 न्यूटन। जो फोर्स अप्लाइड हो रही है, जो फोर्स क्या हो रही है, अप्लाइड हो रही है, वो कितने न्यूटन हो रही है, 50 न्यूटन। ठीक है, what must be the area of the large piston। हमें एरिया निकालना है इसका, लार्ज पिस्टन। जी, और और उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, लार्ज पिस्टन के ऊपर जो फोर्स है, ठीक है ना, प्रेसिंग फोर्स, लार्ज पिस्टन पे उसको आप क्या कहेंगे, F2, जो कितनी है, 4800 न्यूटन। जी, स्क्रीन सही आ रही है मेरी, तमाम बच्चों को स्क्रीन सही आ रही है, शेयर हो रही है, कोई मसला तो नहीं है, चलिए बताइए। हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन आ रही है, सही आ रही है बेटा विशल, जी सर सर। और बच्चों के पास स्क्रीन प्रॉपर आ रही है। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन आपको पता है यहाँ पर ऐसे ही ख़राब चल रहा है। तो बताइएगा, हमें क्या करना था सवाल में, हमें एरिया निकालना था लार्ज पिस्टन का, तो वही फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। तो बताओ बेटा पास्कल लॉ क्या है, P1 किसके बराबर होता है, P2 के। और मुझे बताइए पास्कल लॉ की अगर हम बात करते हैं मजीद आगे, तो P1 की जगह F1/E1, P2 की जगह F2 डिवाइडेड बाई E2। जी बेटा,
अब आप मुझे बताइएगा आपने क्या निकालना है, A2 निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम A2 के लिए अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये फॉर्मूला मैं सबसे पहले चले वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आपके पास F1 की जगह हो गई 50, एरिया 1 की जगह मैंने लिख दिया 1 एक्सपोनेंशियल माइनस F3, F2 की जगह पर हम लिखेंगे 4800 और ये 8, ये। अब ये फॉर्मूला हम A2 के लिए अरेंज करेंगे, 4800 नहीं रहेगा, ये पूरी टर्म यहाँ डिवाइड होगी, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 एक्सपोनेंशियल माइनस और 50 नीचे आ जाएगा, तो A2 इज इक्वल्स टू डैश। फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.096 मीटर पर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द एरिया इन मीटर स्क्वायर, लेकिन किताब में सेंटीमीटर लिखा है, तो अगर आप उसको सेंटीमीटर, लेकिन ये आंसर आपका यहाँ पे एंड हो गया। अगर आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.096 को, जी। अगर आपने इन सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है आंसर किताब वाला, वो भी आपको बता दो, इन सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आप लिखने जा रहे हैं, फिर ये टू क्या करेंगे 0.096, जब आप मीटर से सेंटीमीटर आते हैं तो मल्टीप्लाई बन के मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो 100 मल्टीप्लाई बन, तो आपके पास जो A2 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू, A2 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, A2 इज इक्वल्स टू 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया A2, ठीक हो गया। अब ये दो पास कर लोगे सवाल पे, ठीक है ना। अब मैं अब थ्रस्ट का आपको एक सवाल करा रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अब थ्रस्ट, ठीक हो गया। तो अब थ्रस्ट का जो सवाल है उसको देखते हैं सबसे पहले, लेट्स सी, एक मिनट रुकिएगा। जी, तो सवाल के अंदर क्या क्या कह रहे हैं एग्जाम, आगे ठीक, पूरे सवाल में क्या कहा जा रहा है, एक कैनाल है, आ कैनाल लॉक गेट, ठीक है ना। एक कैनाल, कैनाल का मतलब होता है आपके पास एक लाइक रिवर है, ठीक है ना। एक वो है आपके पास, क्या कहते हैं आपके पास कोई एक जौहर है, गांव देहातों में बड़ी बड़ी जौहर है, लेकिन दरिया का पानी उस खेतों की तरफ आ रहा होता है इस तरह से, आ कैनाल, एक कैनाल लॉक गेट है, ठीक है ना। उसकी विड्थ बताई गई है, चौड़ाई दरवाजे की, इसकी विड्थ, उस गेट की चौड़ाई बताई गई है विड्थ, कैनाल लॉक गेट की, वो कितना है आपके पास 20 मीटर, तो हम डेटा बनाएंगे, जी। तो आपके पास एक कैनाल लॉक गेट है, उसकी विड्थ है, विड्थ ऑफ गेट, ठीक है जी बेटा, जो गेट की विड्थ है वो कितनी दी हुई है 20 मीटर। डेप्थ ऑफ द गेट, और गेट की डेप्थ भी दी हुई है, दी, कितनी दी हुई है 10 मीटर, कितनी दी हुई 10 मीटर, तो इसकी डेप्थ यानी कि गहराई, अब ये पानी लॉक गेट मतलब गेट के बिल्कुल आप समझ लेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप तक आ रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इस गेट की क्या हो गई डेप्थ हो गई, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हो गई। डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी आपके पास जो दी हुई है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो भी दी हुई है आपके पास 1000 kg/मीटर, और हमें क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब अप थ्रस्ट, यानी कि हमारी जो रिक्वायर्ड है वो थ्रस्ट है, एफ कैपिटल अप थ्रस्ट, ये हमें कैलकुलेट करना है। आप मुझे बताएं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी थ्रस्ट की, फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल्स टू रॉ वी जी, रॉ डेंसिटी वी वॉल्यूम जी कैविटी, जी। सवाल में इसको
अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमें क्या करना है, सवाल को इस तरीके से लेके चलना है, तो मुझे बताइए कि अब ट्रस्ट निकालने के लिए मुझे डेंसिटी चाहिए, ग्रेविटी, दोनों चीज़ें मौजूद हैं, डेंसिटी भी ग्रेविटी, लेकिन सवाल ये वॉल्यूम, तो हम उस वॉल्यूम नहीं, तो हमें वॉल्यूम सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कितना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, वेरी सिंपल। कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ भाई। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ विद द हाइट, है ना भाई। तो लेंथ और विड्थ से क्या बन गया, एरिया। ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पर जो हमारी सिचुएशन है सवाल में, अगर उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एरिया की, तो आप मुझे बताइएगा एरिया किसके बराबर होगा। हमारे यहाँ पे हमारे पास दो डायमेंशन, हमारे यहाँ गेट की विड्थ है और हमारे यहाँ गेट की क्या है, डेप्थ है। तो विड्थ और डेप्थ आपके पास क्या है, दो डायमेंशन, दो लेंथ्स हैं, विड्थ भी मीटर में, डेप्थ भी मीटर में। जब आप दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सवाल ये है कि एरिया क्या होता है, दो लेंथ। अब चाहे लेंथ हो या विड्थ हो, यूनिट मीटर होगा। अब चाहे विड्थ हो या डेप्थ हो, यूनिट तो मीटर ही है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। तो बताइए विड्थ और डेप्थ को मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट क्या आ रहा है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का। दिस इज द की पॉइंट जो समझने वाली बात थी। ठीक है जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब जरा मुझे बताइएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इस सवाल का जो पॉइंट है ना वो बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ, एफ इज इक्वल टू रॉ डेंसिटी कितनी थी, 1000, ठीक ना। ओके, वॉल्यूम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर क्या है, एरिया इंटू हाइट। अब एरिया तो हमने निकाल लिया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, एरिया इंटू हाइट। भाई यहाँ पर ऐसे लिख दो, चलो समझाने के लिए, वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू हाइट इंटू जी। अब तो आ गया होगा समझ, 1000। बताओ एरिया की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 200। अब इधर आओ, इस डायग्राम में देखो, ये जो कैनाल लॉग गिर है, इसकी जो पूरी डेप्थ है, ये डेप्थ दरअसल किसके बराबर है, ये हाइट के बराबर। तो डेप्थ हो या हाइट हो, ये डेप्थ हो या आपके पास क्या हो, हाइट हो, बात एक ही है भाई। ये डेप्थ है, ये गहराई भी है, और यहाँ से नीचे से ऊपर तक ये हाइट भी है। दिस इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। और तीसरी चीज क्या, वैल्यू ऑफ जी। ठीक है भाई, और वैल्यू ऑफ जी आपके पास हुई 9.8। तो मैं इन सबको सॉल्व करूंगा, 196 5 तो f is equals to 1.96 एक्सपोनेंशियल 7। अब हम क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो बताइए, अगर मैं फोर्स निकाल रहा हूँ तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा आपके पास, न्यूटन। तो फिर एक ही हमारे पास जो है ये चंद सवाल जो है अभी हमारी क्लास में डिस्कस हो गए। आई होप यहाँ तक आप तमाम बच्चों को समझ में आ गए। कल रिमेनिंग पार्ट जो है कल की क्लास के अंदर मैं इस चैप्टर के कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स, चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स को, रिमेनिंग पार्ट को, इम्पोर्टेंट को कल हम वहाँ पर एंड करेंगे। ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम इसी तरीके से डेली बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। यहाँ तक बताइए तमाम बच्चों को क्लियर हो गया हो तो। जी सर। अच्छा, ये ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और अभी यही एग्जैक्टली मैं यूट्यूब पे डालने जा रहा हूँ, तो आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। चैप्टर 2 जितने भी हमारे बच्चे हैं, चैप्टर 2 से मैंने डाली थी, 3 4 5 6। और डेली वेजेस के ऊपर न्यूमेरिकल अपलोड होंगे वहाँ पर, और एमसीक्यूज भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाली 2026 के लिए, ऑलमोस्ट प्रोबेबली कोई 70 80 उसकी भी अभी क्लास होने जा रही है। तो ये इस तरह से जो है हमारा डिस्कशन जो है वो डेली बेसिस पर होगा। मैं कल की टाइमिंग जो है आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात आज की समझ में आ गई होगी। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में मजीद आगे डिस्कस करते हैं। और असल में अभी व्हाट्सएप पे आपसे डिस्कशन करता हूँ कि आपने क्या करना। ठीक है बच्चों, ओके जी।